ओके। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि कितने पेरेंट्स साथ में बैठे हैं। मैंने मैसेज डाला है कि पेरेंट्स को अपने साथ ही बिठा लो। ओके। एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, प्लीज़ अपने पास ना कॉपी पेन जरूर रखें, क्योंकि जो हम बात करेंगे ना बेटा, आप सब लोगों के लिए उसमें कुछ नोट्स की जरूरत रहेगी। आप सिर्फ याद रखने सुनने के लिए या याद रखने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा चैलेंज आएगा। इट विल बी ग्रेट कि अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रखें। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी, और वो चीज़ें आपको नोट करके रखेंगे तो ईजी रहेगा। और पेरेंट्स को भी हमने इसीलिए रिक्वेस्ट किया था कि दे कैन एक्चुअली हेल्प यू इन फॉलोइंग अप ऑन दोज एक्टिविटीज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। जी सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि शुड वी स्टार्ट द इनिशियल हाँ टॉक? सर, हम लोग शुरू कर सकते हैं। अब अभी अगर ज्वाइन नहीं किया है तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे जो है ना ज्वाइन करेंगे, या किसी को याद आ जाएगा तो मैसेज मैं सबको डाल चुका हूँ। बच्चों ने कॉल भी कर दिया होगा जो अभी यहाँ पे थे। राइट। हम अपना काम शुरू करते हैं। राइट, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट कि और हम कुछ जो। लोग साथ में बीच में ज्वाइन कर लेंगे, जैसे अभी कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। जी। तो और फिर आप जो है ना इसको रिकॉर्ड जरूर कर लीजिएगा, जी। तो जितना बेनिफिट बच्चों को हो जाए तो। राइट सर। Okay, so good evening, all of you, beta. My name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator. तो आज का जो हमारा टॉपिक हमने रखा है बेटा, दैट इज नीट से पहले और नीट के बाद। अब इफेक्टिवली आप सभी बच्चे नीट की तैयारी करने में लगे हुए हैं, राइट? और ऑल ऑफ यू आर एमिंग टू बी अ डॉक्टर, ऑल ऑफ यू आर एमिंग टू गेट ए MBBS सीट इन अ मेडिकल कॉलेज। तो आज का जो हम सेशन हमने रखा है बेटा, वो यही रखा है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड डू टू गेट इनटू द बेस्ट MBBS सीट इन द बेस्ट मेडिकल कॉलेज, एज सिंपल एज दैट। और मेरा ये जो पूरा डिस्कशन रहेगा, दिस विल बी अबाउट 25 मिनट्स, ठीक है, जिसमें मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी रिसर्च के बेस पे जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने जैसे आपको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ कीप पेन एंड ए पेपर रेडी, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें आप नोट करके उनको आपको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है। और डेफिनेटली उसके बाद हम 25 मिनट के बाद वी विल टेक अप योर इंडिविजुअल क्वेश्चंस कि हाउ डू वी एड्रेस दोज कंसर्न्स दैट यू ऑल मे हैव। सो मैं कुछ चीज़ें जो सबसे पहले आप लोगों की अवेयरनेस में लाना चाहता हूँ, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आई एम श्योर कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जेई में या नीट में जो हमारा रिजल्ट बनता है वो परसेंटाइल रिजल्ट बनता है। और अगर आप देखें तो टॉप इंस्टीट्यूशंस में इफेक्टिवली जो कट ऑफ हो जाता है वो 99 परसेंटाइल हो जाता है, चाहे वो जेई की बात करें चाहे वो हम नीट की बात करें। नाउ व्हाई इज इट सो कि जो परसेंटाइल है वो 99 में अच्छे कॉलेजेस सारे फिल हो जाते हैं, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है और उसका क्या रेलेवेंस है, जो हमारा आज का टॉपिक है। मेरा आज का जो आपसे पूरा डिस्कशन करने का जो पर्पस है वो यही है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप सीरियसली अपने आप को एक अचीवर मानना चाहते हैं तो आपको उस एक परसेंटाइल में ऑपरेट करना पड़ेगा, आपको उस एक परसेंटाइल में अपने आप को लाना पड़ेगा। तब आप एक अच्छी अचीवमेंट को कह सकते हैं कि यस आई गॉट इन द राइट अचीवमेंट। अगर आप 99 प्लस परसेंटाइल अचीव करते हैं देन यू विल गेट इनटू द बेस्ट मेडिकल कॉलेज दैट यू कैन ड्रीम ऑफ। अब उस 99 और 100 में क्या फर्क है? जनरली हमें यह समझाया जाता है कि नीट इज अबाउट प्रिपरेशन, इजंट इट? आपको कहा जाता है कि बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, ये करो, प्रैक्टिस करो, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, आप सब लगे हुए हैं उनको पढ़ने में। जो मेरी रिसर्च है बेटा उसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं कि नीट along with the preparation is more about your performance in that 200 minute। आप सबने चक दे इंडिया देखी होगी। चक दे इंडिया में शाहरुख खान एक डायलॉग बोलते हैं ना कि ये 70 मिनट अगर आप अपनी जिंदगी के
इन 70 मिनट में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर जाते हो तो आप इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बिलीव यू मी, नीट इज ऑल्सो अबाउट दैट परफॉर्मेंस इन 200 मिनट्स। नीट आपने 200 घंटा प्रिपरेशन किया, 200 दिन प्रिपरेशन किया, 200 महीना प्रिपरेशन किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपका वहां पे 200 मिनट में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा। अब अगर हमें यह मालूम है कि वो 200 मिनट हैं और उन 200 मिनट में हमें अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिर ऐसा क्या है, हम उन 200 मिनट की बात क्यों कर रहे हैं। हम उस 200 मिनट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं पिछले 4 साल से इस फील्ड में रिसर्च कर रहा हूं, और रिसर्च का मतलब आप ये मान के चलिए कि आई एम टॉकिंग टू हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट आई हैड कि बच्चों की सबसे ज्यादा गलतियां, क्योंकि नीट में आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि आपके पास आपका स्कैन्ड ओएमआर भी आता है और आंसर की भी आती है, तो आपको पता होता है कि आप कौन सा क्वेश्चन ठीक करके आए हो और कौन सा क्वेश्चन गलत करके आए हो। जब हम रिसर्च करते हैं बच्चों के ऊपर तो हमें ये चीज बड़ी क्रिटिकल समझ आती है कि बच्चों की गलतियां जो होती हैं वो 1.5 घंटे के बाद शुरू होती हैं। मतलब आफ्टर 75 मिनट्स टू 90 मिनट्स ऑफ नीट एग्जाम द मिस्टेक रेट ऑफ कमिटिंग मिस्टेक इंक्रीजेस। बच्चे की प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग द रॉन्ग आंसर इंक्रीजेस आफ्टर 75 टू 90 मिनट्स। अब दूसरी चीज जो एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है, बच्चे जो नीट के पेपर के बाहर आते हैं, मैक्सिमम बच्चे उन क्वेश्चंस को बाहर आके बड़ा इजीली सॉल्व कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, बट अनफॉर्चुनेटली वो जब नीट में उनकी ओएमआर देखते हैं, जब उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, वहां पे वो गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं? बच्चे कॉमनली हमें 3 चीजें बताते हैं। सर आंसर आता था पर पता नहीं मैं ओएमआर में गलत सर्कल फिल करके आ गया। ओएमआर में मैंने एक गलत सर्कल फिल किया और उसके कारण मेरे सारे आंसर आगे के गलत मैं फिल करता चला गया और वो गलत होते चले गए। दूसरा बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि बच्चा कहता है कि सर वहां पे ना हमारा बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था, हमें समझ ही नहीं आया कि ये आंसर को कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। बाहर आके आपको बहुत इजीली पता है कि क्यों और कैसे ये आंसर हैंडल करना है, बट पेपर के टाइम पे आप ब्लैकआउट हो गए, आपका दिमाग फॉगिंग हो गया, आप वहां पे सोचने समझने की आपकी जो कैपेसिटी है वो प्रॉब्लम में आ गई। आखिर ऐसा क्यों है? इसका एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है। अब मैं आपको थोड़ा सा बायोलॉजी में लेके जाता हूं। आप लोग सब समझते हो, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, हमारा दिमाग हमारी बॉडी का 0.2% ऑफ द बॉडी वेट होता है सिर्फ। बट डू यू नो हाउ मच एनर्जी इट कंज्यूम्स? It consumes 20 to 30% of our body energy. And what is the second system which consumes the maximum energy? The second system is digestive system. आपका जो digestive system है वो सबसे ज्यादा after CNS, आपका digestive system जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अब हम इस कंसेप्ट को क्यों बात कर रहे हैं मैं अभी आता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। मेरा जो भी मैं आपको बात कर रहा हूं वो लिंक्ड हैं, सब चीजें हमारे टॉपिक से लिंक्ड हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं कि नीट से पहले और नीट के बाद, तो अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो नीट से पहले की बात कर रहा हूं, तो ये टॉपिक्स लिंक्ड हैं। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई। नंबर 1, इन प्रोपोर्शन टू द बॉडी वेट माय ब्रेन कंज्यूम्स मच लार्जर एनर्जी। और दूसरा मैंने कहा कि द सेकेंड सिस्टम विच ड्रेन्स आउट एनर्जी इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम यहां पे आते हैं कि नीट से पहले हमें क्या चीजें समझनी जरूरी हैं। नीट आपका हमेशा 2 बजे से लेकर 5:20 के बीच में होगा। अब 2 बजे से लेकर 5:20 में इसकी क्या रेलेवेंस है और इसको क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? 2 बजे से लेकर 5:20 का रेलेवेंस, अब हम इसको थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको 2 बजे का पेपर है तो आपका लास्ट रिपोर्टिंग टाइम जो होगा वो 1:30 रहता है।
1:30 के बाद आपको किसी भी नीट के एग्जामिनेशन हॉल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। टिपिकली बच्चा वहां पे 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। अब 1 से 1:30 के बीच में अगर उसको पहुंचना है, जनरली जो नीट के सेंटर्स होते हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं और बच्चे को थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है। हमारा एक एवरेज मेट्रो की अगर हम बात करें दिल्ली की, तो करीब 45 मिनट्स इज द एवरेज ट्रैवल टाइम। अब अगर 45 मिनट्स एवरेज ट्रैवल टाइम है तो आप अपने घर से करीब 12:15 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में घर से निकलने वाले हैं। अब हम इस शेड्यूल को अगर 12:15 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में हमें घर से निकलना है, तो वन थिंग दैट यू विल ऑब्जर्व इज कि आपके पास लंच का टाइम नहीं होने वाला है। जिस दिन आपका नीट का एग्जाम होने वाला है उस दिन आप लंच नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप रेगुलर रूटीन में लंच करते हैं और उस दिन अगर आप लंच नहीं करेंगे तो क्या आपका एनर्जी इनटेक इफेक्ट नहीं होगा? होगा ना। तो अगर मान लीजिए आपका एनर्जी इनटेक उस दिन बिना लंच के ऑप्टिमाइज करना हो, तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि हमारी बॉडी की कंडीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि उस दिन की जो एनर्जी लेवल्स हैं वो मेरे एनर्जी लेवल्स पहले से मेंटेन होने शुरू हो जाए। आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए एनर्जी जो आपको प्रोवाइड करता है वो लीवर प्रोवाइड करता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेन के लिए ग्लूकोज ऑफर नहीं करता है, बिकॉज योर ब्रेन नीड्स 24 आवर ग्लूकोज। और सेकंड चीज क्या है कि वो अनबाउंडेड स्टेट में उसको ग्लूकोज चाहिए होती है, उसको इंसुलिन नहीं चाहिए होती है ब्रेन को। ब्रेन प्योर ग्लूकोज यूज करता है। इसीलिए किसी भी डायबिटिक पेशेंट को आपको मीठा रखने की सलाह दी जाती है अपनी जेब में, क्योंकि अगर उसका शुगर लेवल नीचे आएगा दैट कैन बी मोर डेंजरस देन द हाइपरग्लाइसीमिया। तो अब आप जब पेपर देने वाले हैं वहां पे आपकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कौन मीट करने वाला है? लीवर। अब लीवर की एक कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग के ऊपर अब हमें काम करना है। अब आपको जो एक कॉन्सेप्ट में जो अब आपको बता रहा हूं कि आपकी ब्रेन को एनर्जी के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज आपका लीवर प्रोड्यूस करने वाला है और ऑक्सीजन इज गोइंग टू कम इन फ्रॉम योर इनहेलेशन, आप जो सांस ले रहे हैं। 90% ऑफ योर ऑक्सीजन कैपेसिटी इज टेकन केयर बाय inhalation. Only 10% of the energy is 10% of the oxygen requirement is met through your hydration, जो आप पानी पीते हैं। So अब अगर हमें 2 बजे से लेके 5:20 के बीच में अपने ब्रेन की एनर्जी रिजर्व्स को, जिसको हम कंसेप्ट बोलते हैं ब्रेन एनर्जी रिजर्व, अगर उसको ऑप्टिमाइज करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब मैं उस करने के लिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं, प्लीज उन चीजों को नोट कर लीजिए क्योंकि वो चीजें बहुत क्रिटिकल हैं। अगर आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, और अभी उतारना जरूरी है क्योंकि किसी भी कंडीशनिंग को डेवलप होने के लिए हमारी बॉडी को टाइम लगता है, कम से कम 21 दिन, और ऑप्टिमल हम बोलते हैं कि करीब 60 दिन, कि 60 दिन में आपकी कंडीशनिंग फॉर श्योर डेवलप हो जाती है। तो 5 तारीख तक के लिए, Karthik, you have raised the hand. I understand. We will take up the questions after this finish of this deliberation. 60 days हमें एक ऑप्टिमल कंडीशनिंग के लिए चाहिए होते हैं। आज हम 18 फरवरी को बात कर रहे हैं, तो मेरा अब आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप कल से अपनी ब्रेन कंडीशनिंग के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये है कि आपको कल से अपना लंच स्किप करना शुरू करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। जो बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं लेते उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कल से ब्रेकफास्ट शुरू कीजिए। आपको ब्रेकफास्ट करना जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी एनर्जी रिजर्व्स हैं वो आपके ब्रेकफास्ट और डिनर उन्हीं के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं 5 मई तक। 6 मई के बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन कर लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 मई तक आपको लंच स्किप करना है।
लंच स्किप करने का मतलब ये है कि आपको रोटी चावल सब्जी दाल नहीं खानी है, बट आप क्या खा सकते हैं? आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, मीठा दही खा सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, नारियल जूस ले सकते, नारियल पानी ले सकते हैं। मैं आपको भूखा रहने के लिए नहीं कह रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लंच का छोड़ने का मतलब आपको भूखा रहना है। नो, आपको अपनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कम लोड करना है। आपको ऐसे खाना खाना है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम से कम इफेक्ट करे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपके ब्रेन एनर्जी के लिए अवेलेबल रहे। बहुत पुराने टाइम पे मेरे ख्याल में हिमेंद्र सर तो इस बात को एंडोर्स करेंगे कि पहले पेपर में जाने से पहले हमें दही शक्कर खिलाया जाता था। एम आई राइट सर? हाँ जी बिल्कुल। वो मतलब मैं समझता हूँ कि जब तक मैंने एमएससी का एग्जाम दिया है, हॉस्टलर था मैं, लेकिन मुझे अपनी माताजी की बात याद रहती थी और मैं हमेशा दही और बूरा खा के जाता था। दही शक्कर खिला के जाते थे। आखिर ऐसा क्यों होता? बिल्कुल बिल्कुल। उसका रीजन बहुत साइंटिफिक था। दही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सेटल करने के लिए खिलाई जाती थी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कोई प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम जितना ज्यादा हमारे को एनर्जी कंज्यूम करेगा उतनी ही हमारे दिमाग के लिए एनर्जी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और दूसरा, शुगर क्यों दिया जाता था, शक्कर क्यों दिया जाता था? क्योंकि आपको उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ज्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होने वाली है, राइट? तो आपको दही शक्कर आप दिन में खाना शुरू कर सकते हैं, मीठा लस्सी शुरू कर सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, बट खाना जो हम फुल फ्लेजेड खाना खाते हैं उसको आप लंच में नहीं लीजिए। ब्रेकफास्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकफास्ट, अब सेकंड पॉइंट जो मैं आपके आ रहा हूं कि ब्रेकफास्ट कब लेना है आपको। देखिए 12:15 बजे आपको घर से निकलना है। इसका मतलब यह है कि उससे 2 घंटे पहले आपका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि द ऑप्टिमल टाइम फॉर योर डाइजेशन फॉर ब्रेकफास्ट इज अबाउट 2 hours. So effectively by 10 o'clock your breakfast should be done. आपका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाना चाहिए 10 बजे तक। अब 10 बजे अगर ब्रेकफास्ट खत्म होना है, मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे खाना खाते ही सेंटर के लिए निकलते हैं, वो ट्रैवलिंग शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट में नहीं हो पाता है और आपका इंडाइजेशन शुरू हो जाता है। जब पेपर में आपका इंडाइजेशन होगा तो आपकी एनर्जी रिजर्व्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ फोकस करना शुरू कर देंगे। मैं आपको बिल्कुल भी एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं आपके रिसर्च के बेस पे बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को नीट के पेपर में एंजाइटी के कारण वॉमिटिंग्स आ जाती है। इसीलिए आती है क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम सेटल नहीं होता है। तो इसलिए आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि आपको अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को सेटल करके रखना है। तो आपको सुबह 10 बजे तक ब्रेकफास्ट खत्म करना है। 10 बजे तक ब्रेकफास्ट खत्म करने का मतलब क्या है कि आपको 9:30 बजे ब्रेकफास्ट शुरू करना है। अब 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको आधा घंटा पहले एक एक्टिविटी करनी है जो कि आपको डेली कल से ही शुरू करनी है। दूसरी एक्टिविटी जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, तीसरी एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी मैंने आपको बताया कि आपको लंच स्किप करना है। दूसरी एक्टिविटी मैंने आपको बताया आपको ब्रेकफास्ट 10 बजे तक खत्म करना है। तीसरी एक्टिविटी जो मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले आपको डीप ब्रीदिंग शुरू करनी है। डीप ब्रीदिंग सिंपल, बस मैं कोई प्राणायाम, कोई अनुलोम विलोम, कोई भस्त्रिका, कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप सिंपल ब्रीदिंग आप अपनी शुरू कीजिए, डीप ब्रीदिंग। क्यों कह रहा हूं मैं आपको, उसका मैं साइंटिफिक लॉजिक आपको समझाता हूं। जब आप एग्जाम देना बैठते हैं, मैंने आपको बताया आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। एक नॉर्मल बेसल रेट ऑफ इनहेलेशन इज 12 to 15 ब्रीथ्स पर मिनट। बट जब हम कोई भी पेपर दे रहे होते हैं, कोई भी फोकस या अटेंशन का काम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन का काम कर रहे होते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है और शैलो हो जाती है। हमारी सांस कम हो जाती है और धीमी हो जाती है। हमें उस सांस को मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि सांस से ही हमें ऑक्सीजन मिल रही है। आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ नीट अटेम्प्ट कर रहे हैं, पर आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो मीट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम आ जा रहा है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी डायफ्राम कैपेसिटी, ये डायफ्राम होता है,
जहां से जब आप सांस लेते हैं तो ये आपकी इनहेलेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। जनरली हम 300-350 ml सांस लेते हैं, पर जब आप डीप ब्रीदिंग शुरू करेंगे आपकी इनहेलेशन कैपेसिटी 400 ml पर इनहेलेशन तक जाएगी, विच विल हेल्प यू विद एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। और दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि जब आप डीप ब्रीदिंग शुरू कर देंगे तो जब आप नीट के एग्जाम में बैठे हैं तो नीट के एग्जाम में अगर आप हर 15 मिनट के बाद कॉन्शियसली एक डीप ब्रीथ लेंगे, सिर्फ एक डीप ब्रीथ लेंगे, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मीट होता चला जाएगा। सो द फोर्थ थिंग दैट आई मेंशन टू यू इज you need to start deep breathing practice half an hour before breakfast and 1 hour before dinner। ये खाली पेट करना है, ये आपको खाने के बाद नहीं करना है। डीप ब्रीदिंग अगर आप खाने के बाद करेंगे आपको वॉमिटिंग्स आ सकता है। डीप ब्रीदिंग आपको सिर्फ खाली पेट करना है जब आपका पेट बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो हाफ एन आवर बिफोर ब्रेकफास्ट एंड 1 आवर बिफोर डिनर 15 मिनट के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करना है। अब अगर आपको 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करना है, 9:30 बजे आपको ब्रेकफास्ट खाना है, तो आपको कितने बजे उठना है? द आइडियल टाइम टू वेक अप फॉर नीट अटेम्प्ट इज 8 o'clock। 7:30 से 8 के बीच में उठिए, उससे पहले मत उठिए, उसके बाद मत उठिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम तो अर्ली वेकअप करते हैं, हम तो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू करते हैं। नीट के लिए वो प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है। नीट के लिए वो प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप 5 बजे सुबह उठते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं तो दोपहर में 2 बजे तक आते आते आपका दिमाग थक जाता है और आपका दिमाग स्लीपीनेस में आ जाता है। और अगर आप 8 बजे के बाद उठेंगे तो आपका दिमाग पूरी तरह से उतना इफेक्टिवली अपने आप की एनर्जी को रिकवर नहीं कर पाएगा, वो ड्राउजी फील करेगा। तो आपको क्या करना है? आपको डेली अपना रूटीन सेट करना है कि जहां पे आप 7:30 से लेके 8 के बीच में उठें। मैं उसको, अगर आप चाहें उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, मैं 7 से 8 की विंडो आपको देता हूं कि 7 से 8 के बीच में आपको उठना है, ठीक है। अब 7 से 8 उठने के लिए जो मैं 5वीं चीज इंपॉर्टेंट कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि आपको कम से कम 7 से 7.5 घंटे की नींद होना जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड, कल के बाद से आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो किश्तों में नहीं होना चाहिए, वो इंस्टॉलमेंट्स में नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ एक ही बार सोएंगे। आप दिन में जो आप झपकी लेते हैं वो नहीं लेंगे कल से, आपको वो बंद करना है। आपको 2 से 5:30 का टाइम सबसे इफेक्टिवली, सबसे एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज करना है। तो आपको अगर सुबह 7:30 बजे उठना है तो रात को आपको 12 बजे सोना है। मैक्सिमम 12 से 1 बजे के बीच में आपको सो जाना है, ठीक है। अब अगर 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको सोना है, सो योर लास्ट मील मतलब प्रीवियस डे डिनर शुड बी एट अबाउट 8 o'clock। मैंने आपको आपका पूरा डेली रूटीन बता दिया। प्लीज, आपको YouTube पे बहुत गलत जानकारियां मिलेंगी। वो बच्चे आपको कुछ भी बोलेंगे, वो कहेंगे जी मैं एम्स टॉपर था, मैं सुबह 6 बजे उठता था, मैं 5 बजे उठता था। प्लीज डोंट फॉल इन ट्रैप। जो मैं आपको बोल रहा हूं बिल्कुल साइंटिफिक बोल रहा हूं, बहुत रिसर्च बेस्ड बता रहा हूं, बहुत लॉजिकल बोल रहा हूं। अब जो एक और चीज जो क्रिटिकल रह गई आपके लिए नीट से पहले आपको एक और चीज क्रिटिकल करनी है कि जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो जाएं, आपके बोर्ड के एग्जाम शायद 22 तारीख को खत्म हो रहे हैं सर, एम आई राइट? एक्चुअली सर ये सब बच्चे डीबीएससी के हैं, सीबीएसई के बच्चे इसमें बहुत कम है। तो इनका एग्जाम आई थिंक लास्ट है 19 मार्च को। 19 मार्च को, तो हम चलिए 22 मार्च मान के चलते हैं। और अभी टू बी फ्रैंक इनका जो फर्स्ट पेपर है वो फिजिक्स का ही है, वो है ट्यूसडे में, ठीक है। मैं आपको 31 मार्च तक की फ्लेक्सिबिलिटी देता हूं कि 31 मार्च तक आप अपना जो पढ़ाई का रूटीन रखते हैं वो रखिए। नहीं सर, 20 मार्च तक इनका एंड है, 21 से शुरू कर सकते हैं इजीली। चलिए, और एग्जाम टाइम भी 10 o'clock है, तो अगर ये फॉलो करते हैं सुबह 8 बजे जगने का या 7:30 से 8 जगने का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-1.5 घंटा लगता है स्कूल पहुंचने में, 9:30 तक 9:45 तक पहुंच जाएंगे स्कूल बड़े आराम से। ठीक है। बाकी डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के ऊपर
भाई हमारी काउंसलिंग का काम है, आपको समझाने का काम है, आप इसको कितना फॉलो करते हैं, आपको कितना सूट कर रहा है, ये आप लोग अपने एंड पे देख सकते हैं। बाकी आप चाहें तो कल से ही ये सब फॉलो कर सकते हैं। ये शेड्यूल तो आप कल से फॉलो कर लीजिए। एक और काम आपको 20 मार्च या 21 मार्च के बाद शुरू करना है। डेली आपको 2 बजे से लेके 5:20 के बीच में आपको बिल्कुल चेयर टेबल लेना है। उसके ऊपर आपको डेली डेली विदाउट एनी ब्रेक आपको डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट करना है। गूगल पे हजारों प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, उसकी क्वालिटी के ऊपर आपको काम नहीं करना है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, डिफिकल्टी क्या है, उसकी रेलेवेंस कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने दिमाग को एक कंडीशनिंग देनी है कि 2 बजे से लेके 5:20 तक डेली उसको एक एग्जाम का प्रैक्टिस टेस्ट होना है। जी सर, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ सर, एक सेकंड मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। बेसिकली गूगल से कर सकते हैं। बाकी इन बच्चों को जो है ना वीएमसी भी प्रोवाइड करेगा, Q&A हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये दोनों ही रिलायबल हैं, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, या कोई और प्लेटफॉर्म है वो भी यूज कर सकते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डेली 2 बजे से लेके 5:20 के बीच में एक प्रैक्टिस टेस्ट डेली करना है। और लास्ट चीज जो मैं आपको नीट से पहले करने के लिए बोल रहा हूं, हो सकता है आप बच्चे उस चीज को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, बट कल से बहुत कॉन्शियसली करना है। 1 बजे आपके मोबाइल में 1 बजे एक अलार्म बजना चाहिए। डेली 1 बजे आपका अलार्म बजना चाहिए। उस अलार्म के बाद, वो आपका अलार्म इसलिए है कि नाउ इज द टाइम फॉर मी टू स्विच ऑफ दिस मोबाइल एंड कीप इट इन द ड्रॉर टिल 6 o'clock। डेली आपका मोबाइल 1 बजे से लेकर 6 बजे तक आपके नजदीक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब आप नीट देने जाएंगे, सबसे बड़ी एंजाइटी का सोर्स जो बनता है वो आपकी मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, व्हाट्सएप एडिक्शन बनती है। आपके पास वहां पे मोबाइल नहीं होने वाला है और बच्चों को एंजाइटी शुरू हो जाती है वहां से। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे पूरे जो भी मैंने आपको चीज बताई है, हमारा सिर्फ एक फोकस है कि हमारा ब्रेन एनर्जी रिजर्व शुड बी 100% अवेलेबल फॉर नीट एग्जाम। उसको कहीं पे भी वेस्टेज ना मिले, और वेस्टेज का सबसे कॉमन तरीका है एंजाइटी। अगर आपको एंजाइटी हुई, आपकी ब्रेन एनर्जी कंजम्पशन सीधी एकदम से शूट करके 30% पे आ जाएगी, और फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? आप अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं लॉस्ट फील करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बिफोर द नीट। अब दूसरी चीज जो आपको समझना जरूरी है, हमारे देश में जो भी मेडिकल एडमिशंस होते हैं उनकी 2 स्टेजेस होती है। एक है नीट से पहले और एक है नीट के बाद। नीट के स्कोर कार्ड के बेस पे आपका एक ऑल इंडिया रैंक बनता है। उस ऑल इंडिया रैंक के बेस पे आपकी काउंसलिंग होगी। उस काउंसलिंग से ही आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, किसी भी क्लिनिकल कोर्स के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे शब्द को समझिए। मैं आपको कह रहा हूं कि किसी भी क्लिनिकल प्रोग्राम के लिए, क्लिनिकल प्रोग्राम बोले तो MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, इन सब के लिए आपको एडमिशन सिर्फ नीट के बेस पे मिलेगा। किसी के भी झांसे में मत आइए। कोई भी आपको कहता है कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, बिना नीट के हो जाएगा, प्लीज किसी के भी झांसे में मत आइए। हमारे देश में MBBS या किसी भी क्लिनिकल प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता। दूसरी चीज क्या है? जो भी काउंसलिंग होती है वो 4 पैरामीटर्स पे आपके काम करती है। आपका डोमिसाइल, आपकी कैटेगरी, आपका कोटा और आपका नीट स्कोर। अब आप सभी बच्चों के दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल बना होता है कि सर हमें अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। आई एम श्योर कि मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में यह सवाल होगा कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए। अब मैं आपको इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब देता हूं, और ये जो जवाब मैं आपको दे रहा हूं, विश्वास कीजिएगा, किसी भी यूट्यूब आप इन्फ्लुएंसर, किसी भी यूट्यूब एक्सपर्ट को आप देखेंगे, उसके पास ये बात जवाब नहीं होगा। आपका जो लास्ट एडमिशन, जो हम कट ऑफ की बात करते हैं ना, इट इज नॉट सो इजी टू फाइंड आउट दैट कट ऑफ। और क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो MBBS एडमिशन होने वाला है वो 4 फैक्टर्स के ऊपर काम करने वाला है।
आपके डोमिसाइल, आपकी कैटेगरी, आपके कोटा और आपके नीट स्कोर के ऊपर। अब जनरली यूट्यूब पे जो आपको लास्ट स्कोर बोला जाता है वो लास्ट स्कोर बोला जाता है एमसीसी का लास्ट कट ऑफ। जैसे पिछले साल 609 नंबर पे लास्ट एडमिशन हुआ था, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आपको 609 नंबर लाने पड़ेंगे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो। ऐसा नहीं है। आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है आपका स्टेट काउंसलिंग। आपका स्टेट काउंसलिंग से आपका जो स्टेट कोटा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन होगा वहां की कट ऑफ अलग होगी। तो अब आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा कि सर हम क्या करें, कैसे करें। उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूं, मैं आपको एक लिंक अभी चैट में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, ठीक है। और एक बार आप उसको उस लिंक को एक सेकंड मैं आपको क्या सभी के पास ये लिंक आ गया है? सर एक बार कंफर्म करेंगे कि प्लीज कि ये लिंक आपके पास भी आ गया है क्या? फैक्ट तो ये है कि मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। बाकी एक ऑप्शन ये हो सकता है, आप मेरे को लिंक जो है ना व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं बच्चों को सर्कुलेट कर दूंगा। ओके, माधव हैज रिस्पॉन्डेड कि आ गया है। आ गया, आ गया। इस लिंक पे आपको बेटा सिर्फ एक काम करना है। इसमें क्योंकि देखिए डोमिसाइल हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, आप सबकी कैटेगरी अलग अलग है, आप सबका कोटा अलग अलग है। मैं आपको जनरलाइज इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, ना देना चाहिए। इस लिंक पे आप अपना, ये फ्री है, दिस इज नथिंग, इसमें कोई पैसा नहीं है बेटा आपको। आप इसमें इस लिंक पे अपने डिटेल डालिए, उसके बाद अपना नंबर डालिए। इस लिंक पे आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड, आपको तीनों कॉलेजेस का टोटल आपको वहां पे आपके नंबर के हिसाब से आपको शो होता चला जाएगा कि कितने कॉलेजेस में आपका एडमिशन पॉसिबल है। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आपके 595 नंबर आते हैं और कोई आपको कहता है कि मैं आपको गवर्नमेंट में दिलवा दूंगा, मैं दिल्ली डोमिसाइल में हूं और आपका मैं दिल्ली में एडमिशन करवा दूंगा। आपको पता है इस लिंक के थ्रू कि लास्ट ईयर 595 में एडमिशन नहीं हो सकता था। ये सबसे ऑथेंटिक डाटा के बेस पे ये एप्लीकेशन है बेटा। तो आप इस एप्लीकेशन को यूज करके अपने नंबर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी एमबीबीएस एडमिशन पॉसिबिलिटी क्या है। मेरे ख्याल में शायद डॉक्टर साहब ने इसका जो स्कैन कोड है वो शायद कॉलेज स्कूल में भी लगाया है। एम आई राइट सर? जो आप लेके गए थे आपने वो हाँ, तो आप वहां से भी इसी लिंक को, सर आपने म्यूट किया हुआ है, आप म्यूट हैं सर। हाँ, अभी बच्चों जो है ना, आप फिजिक्स लैब में आ जाएंगे तो मैं वहां से आपको स्कैन करा दूंगा। तो इफेक्टिवली यही लिंक है जो मैंने आपको दिया है। तो इससे आपको आपकी पूरी विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है कि मेरे को क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। पैसा, इसकी जो पेड रिपोर्ट है वो बहुत डिफरेंट है बेटा। जब आपका नीट का पेपर हो जाए, जब आप नीट का स्कोर आपके पास आ जाए और आप कहते हैं मेरे को ये कॉलेज देखने हैं, मेरे को कॉलेज का डिटेल देखना है, बेटा इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपको कोई कट ऑफ ढूंढने की जरूरत नहीं है, दूसरी आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, अगर मान लीजिए आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज की फीस ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आप इससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको जब आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपने मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे आप नंबर डाल के देख सकते हैं कि क्या मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस या मेरे एडमिशन के चांसेस कितने कॉलेजेस में हो रहे हैं। तो इट इज बेसिकली लाइक अ वीडियो गेम कि आपका ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मेंटेन रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सबसे क्रिटिकल एक बात कहता हूं बेटा कि नीट बिल्कुल एक कंडीशनिंग का गेम है। आपने अगर अच्छे से अपने दिमाग को, अपने आप को मोटिवेट रखना है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखना है बेटा। नन ऑफ यू हु इज देयर शुड बी थिंकिंग अबाउट अ ड्रॉप एट दिस मोमेंट। इट इज क्रिमिनल। अगर आप में से कोई भी बच्चा इस टाइम ड्रॉप की सोच रहा है, प्लीज बेटा उस थॉट को बाहर निकाल दो। आपके पास 2 महीने, अभी पूरे 2.5 महीने हैं, और बिलीव यू मी 2.5 महीने में यू कैन चेंज द वर्ल्ड। डोंट गिव अप। अभी नहीं, हथियार अभी नहीं डालने हैं बेटा। बिलीव यू मी, आप 2.5 महीना, जो मैंने आपको 8 चीजें बताई हैं,
आप करोगे, आपकी परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन, आपकी एनर्जी लेवल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। हाँ, एक बात मैं आपको कहना भूल गया बेटा, प्लीज कल से नो जंक फूड, बाहर का खाना, जंक फूड खाना सब बंद। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी ड्रेनिंग जंक फूड को डाइजेशन में होगी। सो प्लीज स्टॉप ऑल दिस थिंग्स, प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग व्हाट आई टोल्ड यू। इसके बाद जो आपका अभी कोई दिमाग में सवाल हो, प्लीज रेज योर हैंड, अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क मी। आई एम अवेलेबल फॉर ऑल योर क्वेश्चंस अवेलेबल टू यू। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में कहीं कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप लोग अभी डिस्कस कर लें। ये क्वेश्चन आ रहा है, आप कोई भी क्वेश्चन अपना डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू नीड फॉर फीलिंग। राधिका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन प्लीज। Sir, what is the ideal dinner time you mentioned? 8 o'clock बेटा। Okay, sir. 8 o'clock you should finish off your dinner, क्योंकि डिनर टेक्स द मैक्सिमम टाइम फॉर डाइजेशन। तो आपका करीब 4 घंटा डाइजेशन में लगने वाला है। तो आप 8 बजे अपना डिनर कीजिए, उससे 7 बजे आप अपना डीप ब्रीदिंग कीजिए, उससे पहले 5:30 बजे आपका वो खत्म होगा प्रैक्टिस टेस्ट। 5:30 से लेके 7 बजे के बीच में डू सम फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी सोशलाइजिंग कीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, कोई स्पोर्ट्स करते हैं स्पोर्ट्स कीजिए। प्लीज डू सम फिजिकल एक्टिविटी टू इंक्रीज योर ब्लड सर्कुलेशन। जी, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी राधिका, इसके बाद कोई एनी अदर क्वेश्चन दैट a student has? ग्रेट स्टूडेंट, जैसा सर ने अभी बताया था, ये सारी चीजें आप लोग नोट करके अपने पास रख सकते हैं। नोट कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि ये फॉलो कर लें। किसी स्टूडेंट का कोई और भी डाउट है फॉर्म फिलिंग से लेकर के? Delhi school board is not given in the NEET application form. Mohit is asking that. मोहित देखिए, मैं आपका नीट उसमें मैं स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि उसमें एक ऑप्शन आएगी अदर्स करके। अगर आपका दिल्ली स्कूल बोर्ड उसमें नहीं दिख रहा है, आप अदर्स में जाइए और वहां पे उसके बाद दिल्ली स्कूल बोर्ड आप उस पर मेंशन कर सकते हैं। सलोनी पूछ रही है, हाउ डज द स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा वर्क्स? ओके बेटा, जितने भी हमारे देश में गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उनके 2 तरह की सीट्स होती हैं। 15% सीट्स जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं उसको, और 85% जो सीट्स होती हैं उसको स्टेट कोटा सीट्स बोलते हैं। जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती हैं वो ओपन फॉर ऑल होती हैं, उसके लिए कोई डोमिसाइल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर मान लीजिए हम स्टेट कोटा सीट्स की बात करते हैं तो हमें उस स्टेट की डोमिसाइल एलिजिबिलिटी होना जरूरी होता है। तो अगर मान लीजिए मैं दिल्ली का हूं और मैं मान लीजिए मध्य प्रदेश में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से जा सकता हूं। मेरे को स्टेट कोटा में मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मध्य प्रदेश का डोमिसाइल होना जरूरी है। आई होप कि मैंने आपका आंसर क्लियर कर दिया है। योगिंद्र पूछ रहे हैं, हाउ डज पीडब्ल्यूडी कोटा वर्क? ओके बेटा, मेरे को नहीं मालूम है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं। सर कैन यू कंफर्म प्लीज कि इज योगिंद्र पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट? आई थिंक पीडब्ल्यूडी बोले तो पर्सन विद फिजिकली हैंडीकैप। हाँ जी, फिजिकली हैंडीकैप। ऐसा कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं है सर। तो योगिंद्र, क्या आप बता सकते हैं कि आपका स्पेसिफिक रीजन क्या है इसको पूछने का? योगिंद्र आस्किंग फॉर जनरल नॉलेज। ओके देखिए, ओके योगिंद्र देखिए, जो पीडब्ल्यूडी होता है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये हमारी वर्टिकल रिजर्वेशन होती है। हर कैटेगरी के अंदर पीडब्ल्यूडी की 5% सीट्स होती हैं। तो ये जो बच्चे फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनके लिए ये सीट्स होती हैं। और उस सीट के लिए एक काउंसलिंग के थ्रू ही आपकी एडमिशन प्रोसेस होता है। किसी भी कोटा के लिए, किसी भी सीट के लिए
बिना काउंसलिंग के एडमिशन नहीं हो सकता है। सलोनी पूछ रही है, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन टेकिंग एडमिशन इन एनी अदर स्टेट? नो बेटा, कोई ऐसी चीज नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे देश में 702 मेडिकल कॉलेजेस हैं। मेडिकल कॉलेजेस को आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करने की जरूरत है। प्लीज, आज मैं इस वक्त आपसे पूछूंगा ना कि आपको कितने मेडिकल कॉलेजेस का नाम पता है, आप 20 या 25 के बाद थक जाएंगे, आपने नाम नहीं सुना होगा। तो 702 मेडिकल कॉलेजेस हमारे देश में हैं। उन मेडिकल कॉलेजेस का आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग एक राइट एडवाइजर ही आपको दे पाएगा। मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज रिसर्च कीजिए कॉलेज के बारे में कि क्या कॉलेज का प्रोफाइल है, क्या उसकी ओपीडी है, क्या वहां पे क्लिनिकल एक्सपोजर है, किस तरह का फैकल्टी प्रोफाइल है। और आई एम श्योर कि आप इस डिसीजन पे ले सकते हैं कि स्टेट का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है अगर कॉलेज अच्छा है। आई होप कि मैंने सलोनी का आंसर रिस्पॉन्ड किया है। ओके, राधिका गोयल पूछ रही है, सर डू वी नीड टू प्रैक्टिस इन द सेम स्टेट वी स्टडी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम? नो बेटा, देखो पता है क्या है, वो पहले होता था जहां पे हम ये होता था कि आपका स्टेट जो रजिस्ट्रेशन होता था डॉक्टर का, वो उसके लिए उसी स्टेट में वो करता था। बट with the replacement of MCI with NMC, now you are definitely eligible to practice in any state all over India. और अब तो NMC जो है वो वर्ल्ड फोरम के साथ भी जुड़ गया है, तो इनफैक्ट इंडिया की MBBS की जो रिकॉग्निशन है वो दूसरे कंट्रीज में भी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है। ओके, somebody raised hand, आई थिंक मैं नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मेरे विंडो पे नहीं शो हो रहा है। जिन्होंने अपना हैंड रेज किया था, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लें। आई विल सजेस्ट कि दैट शुड बी द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज बच्चों को अपनी तैयारी भी करनी है पेपर के लिए। जिन सज्जन ने या जिन बच्चों ने अपना एक लास्ट सवाल पूछना है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। मोहित पूछ रहे हैं, कैन वी अप्लाई स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स? नो बेटा, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका देखिए प्लीज यहाँ पे एक चीज समझिए, ओबीसी जो होता है, ओबीसी में दो तरह के होते हैं, स्टेट ओबीसी और सेंट्रल ओबीसी। अगर आप स्टेट ओबीसी हैं तो नीट के लिए आप जनरल कंसीडर होंगे। ओके, आई होप सर कि मैंने सभी के सवालों के जवाब दे दिए हैं। आप कुछ आपका कोई क्लोजिंग थॉट आप देना चाहें तो प्लीज सर, आई एम ओपन फॉर दैट। डियर स्टूडेंट्स, क्लोजिंग थॉट में यही है कि अपना अभी जो है ना रूटीन उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, चीजों को बढ़ाइए। और मैं समझता हूँ बीच बीच में भी आपको 4-4, 5-5 दिन का एग्जाम्स में गैप चल रहा है, तो इसमें भी अपना नीट के ऊपर काम करते रहिए। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। और सर को एक बार थैंक्स सब लोग बोलिए, सर ने बहुत अच्छा आप लोगों को गाइड किया। आई होप सो आपका काफी अच्छा इससे हो जाएगा। और ये सारी चीजें साइंटिफिक हैं। जैसे मैंने अपने बारे में बताया था कि हम दही शक्कर खा के जाते थे, तो मुझे नहीं पता था, मेरी शायद माताजी को भी नहीं पता होगा कि दही शक्कर खाने का क्या बेनिफिट था, लेकिन आज मुझे भी पता लग गया, क्योंकि बायो मैंने नहीं पढ़ी है, बायो सर ने पढ़ी है या आप लोग पढ़ रहे हो, तो आई थिंक आप कोरिलेट कर सकते हो इन चीजों को। और जितना भी सर ने बताया उसको फॉलो करने की कोशिश करो। और आगे भी अगर कहीं कोई जरूरत होगी तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, मैं सर से कांटेक्ट आपका करा दूंगा। ठीक है, कॉलेज चूज करने की बात आएगी, वो सब बात की बातें हैं। अभी तो आपको ये फोकस करना है कि हम अपना नीट का फॉर्म सही से फिल कर दें। सेकंड थिंग है, हम ज्यादा से ज्यादा अपना स्कोर खड़ा कर लें। फिर इसके बाद आगे की बातें शुरू हुई हैं, तो वहां भी जैसे जैसे जरूरत होगी हम लोग आपको हेल्प करेंगे। राइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बच्चों बिल्कुल भी घबराना नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। और थैंक यू सर। बच्चे सभी लोग चैट में अपना सबको थैंक्स एक बार मेंशन करें और अपनी तैयारी करें। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज जिन्होंने भी थैंक यू बोला है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड माय पर्सनल बेस्ट। आप लोग लीव कर सकते हैं, अपना अपना काम कर सकते हैं। यस प्लीज, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, अगेन थैंक यू सर। बाय सर। हाउ वाज इट सर? क्या हम कहीं पे भी अपना क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं? नहीं, ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप सारे बच्चों के
गुरुकुल का जो चीफ मेंटर होता है, जो एक कॉमन बात सबको कहता है, वो आपने कहा है, और ये बात कोई लागू नहीं